हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम बच्चों आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन के लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन इन क्वेश्चन को एक नज़र में देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपकी बिहार की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर को कवर करेंगे। ठीक है, चलो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस वेरीज विद द लोड इन ट्रांसफार्मर। मतलब कौन सा ऐसा लॉसेज है जो ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार घटता बढ़ता है। ठीक है, कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, बोथ कोर एंड कॉपर लॉसेस, नन। तो बच्चों आपका कोर लॉसेस होता है, ये फिक्स लॉसेस होता है, ये लोड पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉपर लॉसेस। द ऑल डे इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्रिमेनली ऑन। ठीक है, कह रहा है कि ऑल डे इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है। ठीक, इट्स कॉपर लॉसेस, इसके कॉपर लॉसेस पे, द अमाउंट ऑफ द लोड, द ड्यूरेशन ऑफ द लोड, बोथ 2 and 3, नन। तो बच्चों ऑल डे एफिशिएंसी आपकी अमाउंट ऑफ द लोड और ड्यूरेशन ऑफ द लोड पे डिपेंड करती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 2 and 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज इन 3-phase सेल टाइप। ठीक है, कह रहा है कि जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन सी प्रकार की वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, सर्कुलर टाइप की, सैंडविच टाइप की, सिलेंड्रिकल टाइप की, रेक्टेंगुलर टाइप की, और आपका ऑप्शन अगला क्या है, नन। तो बच्चों इसमें हम सैंडविच टाइप की वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, कह रहा है ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल में हम लोग सिंथेटिक ऑयल और खनिज तेल का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में हम लोग सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, खनिज को बोलते हैं मिनरल ऑयल। ठीक है, मिनरल। ठीक, क्या होता है, 1 kV होता है, 35 kV होता है, 100 kV होता है और 330 kV होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 35 kV। विच टाइप ऑफ फ्लक्स डज ट्रांसफर एक्शन नीड। ठीक है, कह रहा है कि किस प्रकार के फ्लक्स का जो है एक्शन यूज होता है। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपका क्या होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर कोर इज टू बी प्रोवाइड। कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में हम लोग कोर देते हैं, कोर का काम क्या है, ये बोल रहा है इंग्लिश में। ठीक है, हाई रिलेक्टेंस पाथ, लो रिलेक्टेंस पाथ, हाई इंडक्टिव पाथ, हाई कैपेसिटिव पाथ। तो बच्चों क्या है कि जो आपका कोर होता है वो क्या करता है, फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है, या मतलब रास्ता देता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लो रिलेक्टेंस पाथ। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नो लोड करंट ड्रॉ बाय अ ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी नो लोड जो करंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 2% टू 5%, 0.2% टू 0.5%, 12% से 15%, 20% से 30%। तो बच्चों जो आई नॉट करंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आई नॉट, मतलब जब लोड नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट करंट फ्लो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है जब हम यहाँ पे लोड लगा देंगे, ठीक है, तो लोड करंट प्राप्त होगी आपको सेकेंडरी में। तो उस लोड करंट का 2 से 5% जो है आपका जो होता है ये होती है आई नॉट। अगर इसी की बात हम इंडक्शन मोटर में करें, ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आप लोग ने पढ़ा है कि जो इंडक्शन मोटर होता है इसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है बच्चों वो सेम होता है। तो इंडक्शन मोटर के केस में क्या होता है, ये जो आई नॉट आप इसको देख रहे हैं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसकी होती है 30% से लेकर 50%। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर कोर हैज़ परमेबिलिटी इक्वल टू, कह रहा है जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल मतलब आदर्श, उसकी जो परमेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, नॉन जीरो फाइनाइट होती है, नेगेटिव होती है, इनफाइनाइट होती है। तो बच्चों जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि लॉसेस नहीं होते हैं, पावर लॉसेस नहीं होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। और उसकी जो परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी क्या होती है कि ये क्या कह सकते हैं कि परमेंस जो होता है, परमेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब कह सकते हैं कि कोर की प्रॉपर्टी है जो फ्लक्स को स्थापित करने में मदद करती है, ठीक है। तो इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ अ ट्रांसफार्मर कोर विल बी डिपेंड ऑन, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है उसके ट्रांसफार्मर के कोर का साइज किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे, एरिया ऑफ कोर पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर मटेरियल, फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ द कोर, ठीक। तो बच्चों किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और एरिया ऑफ कोर पे डिपेंड करता है। कह रहा है स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड इन, मतलब स्कॉट कनेक्शन का यूज़ होता है कहाँ, थ्री फेज से सिंगल फेज कन्वर्ट में, थ्री फेज से टू फेज में, सिंगल फेज से थ्री फेज, ऑल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो बच्चों स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज को टू फेज में कन्वर्ट करने में, और टू फेज को थ्री फेज कन्वर्ट करने में हम लोग स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इज यूज, मतलब ट्रांसफार्मर में चार कनेक्शन होते हैं, एक होता है आपका स्टार स्टार, एक होता है डेल्टा डेल्टा, एक स्टार डेल्टा, एक होता है डेल्टा स्टार। तो अब ये पूछ रहा है कि उनमें से जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है वो कहाँ यूज़ होता है, स्मॉल एच वी हाई वोल्टेज, स्मॉल लो वोल्ट एल वी मतलब लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज हाई लो हाई एल वी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हाई एल वी, ठीक। ये होता है लो ट्रांसमिशन वोल्टेज, ये होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच कनेक्शन इज यूज, ठीक है। स्टेप अप कनेक्शन में हम लोग किस ट्रांसफार्मर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस कनेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। स्टार स्टार का करते हैं, डेल्टा स्टार का, डेल्टा डेल्टा करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार का करते हैं, स्टार डेल्टा करते हैं। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा स्टार, ठीक है। क्यों, देखिए डेल्टा में क्या होगा देखिए डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा डेल्टा में क्या होता है, करंट ज़्यादा होती है, डेल्टा में मोर करंट, ठीक। और स्टार में जब करोगे तो यही करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस करंट हो जाएगी, ठीक। अब जब लेस करंट हो जाएगी तो मोर वोल्टेज हो जाएगा, आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, मोर वोल्टेज मिलेगा, ठीक, ठीक है। तो जब आपको मोर वोल्टेज मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्म हो जाएगा। स्टेप अप में क्या होता है, ई टू बड़ा होता है ई वन से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा, मतलब कोई भी चीज़ पढ़िए बच्चों तो समझ के पढ़िए, ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। क्या कह रहा है, वेयर इज फील्ड वाइंडिंग माउंटेड ऑन द डीसी मशीन, कह रहा है जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो डीसी मशीन पे कहाँ रखी जाती है, माउंट की जाती है, स्टेटर पे, रोटर पे, अपसेंट नन। तो बच्चों अब जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, स्टेटर पे रखी जाती है, और जो स्टेटर होता है ये किसका बना होता है, ये आपका बना होता है सिलिकॉन स्टील का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर मटेरियल यूज्ड इन ब्रश, कह रहा है कि जो डीसी मशीन में ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, कार्बन का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, स्टील का बना होता है। तो देखिए जो ब्रश होता है आपका क्या होता है, ये आपका कार्बन या ग्रेफाइट के लिए, कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। कुछ केसों में ये तांबे का भी बना होता है, ठीक है, जहाँ पे हमको करंट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम लोग ब्रश जो है तांबे का बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज इन
कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन बट नॉट इन एसी मशीन। कह रहा है कि किस पार्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं डीसी मशीन को बनाने में, लेकिन एसी मशीन में नहीं करते हैं। आर्मेचर का, फील्ड वाइंडिंग का, कम्यूटेटर का, सॉफ्ट का। देखिए जो आपका कम्यूटेटर होता है ये बच्चों आपका डीसी मशीन में यूज़ होता है, और एसी मशीन में हम लोग स्लिप रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर किसका बना होता है? ये आपका हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। ये आपका क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग जनरेटर विल हैव, मतलब जो आपका वेल्डिंग जनरेटर होता है उसमें क्या होती है? लैप बाइंडिंग होती है, वेव बाइंडिंग होती है, डेल्टा बाइंडिंग होती है, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग होती है। देखिए वेल्डिंग जनरेटर में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं। और वेल्डिंग में कौन सी होती है? लैप बाइंडिंग होती है। क्या होती है बेटा? लैप बाइंडिंग होती है। ठीक, लैप बाइंडिंग में क्या होती है? मोर करंट होती है, मोर करंट लेस वोल्टेज। ठीक है, और जो हम लोग लैप बाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है मोस्टली, ठीक, जहाँ पे हमको करंट ज़्यादा चाहिए वहाँ पे लैप बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इन डीसी जनरेटर लैप बाइंडिंग इज यूज फॉर। ठीक है, कह रहा है लैप बाइंडिंग में, देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि लैप बाइंडिंग कहाँ यूज़ होती है। मैंने आपको बताया लैप बाइंडिंग कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमको अधिक करंट और कम वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा लो वोल्टेज और हाई करंट। और जहाँ पे वेव बाइंडिंग की बात आएगी वहाँ पे हमको क्या चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए और लो करंट चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डीसी मोटर इज़ प्रिफर्ड फॉर एलिवेटर्स। कह रहा है कि किस डीसी मोटर का प्रयोग हम लोग एलिवेटर्स में करते हैं? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड। देखिए एलिवेटर्स को हम लोग लिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। कह रहा है कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसका स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होता है? ठीक है, शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, कंपाउंड मोटर का। देखिए सबसे अच्छा तो आपका शंट मोटर का होता है। सबसे अच्छा आपका किसका होता है? शंट मोटर का होता है। स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? सबसे अच्छा जो होता है बेटा वो किसका होता है? आपका ये शंट मोटर का होता है। और सबसे खराब आपका किसका होता है? सबसे खराब आपका सीरीज का होता है, सबसे खराब। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो आपकी सीरीज मोटर होती है स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई ए स्क्वायर। ठीक है, बसेस, ट्रेन, ट्रॉलीज, हॉइस्ट, क्रेन्स रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अब देखिए भाई हाई स्टार्टिंग की बात आ गई। ठीक है, टॉर्क एंड देयर फॉर मेक यूज ऑफ। कह रहा है कि बसेस में, ट्रेन में, ट्रॉलीज में, हॉइस्ट में, क्रेन में, और एक और चीज़ जोड़ लीजिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा ट्रेन दिया है तो ठीक, लोकोमोटिव। ठीक, तो हमको स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम लोग कौन सी मोटर यूज़ करेंगे? ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है। डीसी सीरीज मोटर का करेंगे, डीसी शंट मोटर करेंगे, इंडक्शन इंडक्शन मोटर करेंगे, ऑल ऑफ द एबव मोटर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो हम लोग कौन सी मोटर यूज़ करेंगे? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग। ठीक है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? ठीक, देखिए अभी हमने ऊपर बताया आपको ट्रेन में, क्रेन्स में, हॉइस्ट में आपको डीसी सीरीज मोटर यूज़ करोगे। और जो मशीन टूल्स होता है, ठीक है, मशीन टूल्स कह लीजिए या लेथ मशीन कह लीजिए, उन सब में हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग
करते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे स्पीड क्या चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी मोटर द आयरन लॉसेस ऑकर इन, कह रहा है कि जो आपकी डीसी मोटर होती है उसमें आयरन लॉसेस कहाँ होते हैं। ठीक है, आर्मेचर में होते हैं, फील्ड में होते हैं, ब्रशेस में होते हैं, कम्यूटेटर में होते हैं। तो आर्मेचर लॉसेस बेटा आपके कहाँ होते हैं, सॉरी आयरन लॉसेस आपके कहाँ होते हैं, आर्मेचर में होते हैं। आयरन लॉसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, एक आपका ईडी करंट लॉस, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है W इज इक्वल टू KE B मैक्स F स्क्वायर T स्क्वायर V, और एक होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस, इसका फॉर्मूला होता है WH इक्वल टू KH B मैक्स 0.1.6 FV। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे कॉपर की बात करें तो कॉपर लॉसेस होता है I स्क्वायर R, ये आपका कॉपर लॉसेस होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर वी कर्व फॉर आ सिंक्रोनस मोटर द ग्राफ इज ड्रॉ बिटवीन। अब कह रहा है जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें एक वी कर्व होता है बेटा। ठीक है, अब वही पूछा है कि जो वी कर्व होता है वो किसके किसके बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के, फील्ड करंट और ईएमएफ के नन। तो जो आपका वी कर्व होता है, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नहीं दी है, यहाँ पे होगा पावर फैक्टर। ठीक, तो ये आपका ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 1 हो जाता है। ठीक है, एक लैगिंग होता है, एक लीडिंग होता है और बीच में यूनिटी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैक ईएमएफ ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन स्पीड, लोड एंगल, नन। ठीक है, तो बैक ईएमएफ जो डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करेगा आपका लोड एंगल पे। किस पे डिपेंड करेगा, लोड एंगल पर। ठीक है, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजली। कह रहा है कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग की वैल्यू कितनी होती है, ये पूछा है बेटा। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं और कुछ नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जो आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्लिप रिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सिंक्रोनस मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर में 2 होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में आपके 2 होते हैं। ठीक है, कह रहा है द टर्म कॉगिंग इज एसोसिएटेड विद, कह रहा है जो कॉगिंग की प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, ये पूछ रहा है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में होती है, कंपाउंड जनरेटर में होती है, डीसी सीरीज मोटर में होती है, इंडक्शन मोटर में होती है। तो देखिए कॉगिंग जो होती है वो प्रॉब्लम आपका इंडक्शन मोटर में होती है। कह रहा है इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर द टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SV, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। देखिए टार्क आपके 2 होते हैं, एक होता है आपका स्टार्टिंग टार्क होता है, ये होता है 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर R2/Z2 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप V भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा, जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो आपका वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो आपका
एक होता है आपका रनिंग टार्क, जिसको हम लोग टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका 3/2π/n/s, और ये होता है S × E2 R2/Z2²। तो इसका जो फॉर्म, इसमें रिलेशन क्या आ गया, जो स्टार्टिंग टार्क होगा, रनिंग टार्क जो होगा वो क्या होगा, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके, R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लिप के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडक्शन मोटर इज, एन इंडक्शन मोटर इज, अब पूछा इंडक्शन मोटर है सेल्फ स्टार्टिंग विद जीरो टार्क, सेल्फ स्टार्टिंग विद हाई टार्क, सेल्फ स्टार्टिंग विद लो टार्क, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ स्टार्टिंग विद लो टार्क। जो आपकी इंडक्शन मोटर है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। ठीक है, द शेप ऑफ द टार्क स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर इज, ठीक, ये आपका, ठीक है, देखिए ये आपका टार्क और स्लिप में रिलेशन ये पूछ रहा है। ये आपका टार्क हो गया और ये आपका स्लिप हो गया, तो इसका जो रिलेशन होता है ये ऐसे होता है, ये ठीक। तो इसका जो वो होता है, ठीक, कर्व जो होता है ये इस तरह होता है। ठीक, तो क्या पूछा, किस तरह होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का तो आपका ओम का नियम, ओम का नियम का जो कर्व होगा वोल्टेज और करंट के बीच में, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला। ये जो टार्क होता है इसको बोलते हैं पुल आउट टार्क। क्या बोलते हैं, पुल आउट टार्क, पुल आउट टार्क। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस सर्किल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, इफिशियंसी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी आउटपुट। तो देखिए सर्किल डायग्राम जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी को नहीं बता पाएगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी को आपको नहीं बता पाएगा, आपको इफिशियंसी बता देगा, पावर फैक्टर बता देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन्स एट, ठीक, रोटर, ठीक, देखिए जो रोटर होता है उसकी स्पीड होती है NR, और जो NS होता है वो सिंक्रोनस स्पीड। तो जो रोटर, ये क्या होता है, ये जो NS होता है, NR जो होता है वो छोटा होता है NS से। ठीक, और NR क्या है, रोटर की स्पीड है, और NS क्या है, क्या कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। ठीक, तो क्या इसमें आ जाएगा, बिलो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो इसमें आंसर यही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन मिक्सर। अब कह रहा है कि मिक्सर में कौन सी मोटर हम लोग यूज़ करेंगे, रिपल्सन मोटर यूज़ करेंगे, रिलेक्टेंस मोटर यूज़ करेंगे, हिस्टैरिसीस मोटर यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल मोटर। देखिए इसमें हम लोग मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं, और यूनिवर्सल मोटर का जो गुण होता है वो आपका DC सीरीज मोटर की तरह होता है, DC सीरीज मोटर। ठीक है, और ये आपकी जो मोटर होती है AC और DC दोनों पर चलती है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD ऑफ द अल्टरनेटर इज इक्वल टू। देखिए आपसे पूछा है जो KD होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है KD, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन M अल्फा 2/M साइन α/2। ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। तो ये है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टार्क डेवलप्ड बाय द मोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट अ जीरो स्लिप इज। देखिए कह रहा है कि जो टार्क डेवलप होता है इंडक्शन मोटर में जीरो स्लिप पे कितना होगा। देखिए जो आपका रनिंग टार्क होता है ये होता है आपका
3/2π/NS, ठीक है, VSV/R2/Z2²। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है स्लिप की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्लिप की वैल्यू 0 रख दोगे तो टार्क भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या कह रहा है, द स्टार्टिंग टार्क इन अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज, ठीक, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, उसमें स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, जीरो होता है, वेरी लो होता है। तो बहुत कम होता है, तो वेरी लो। कह रहा है द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज अ रेशियो ऑफ, ठीक है, V नॉट माइनस V अपॉन V नॉट इंटू 100, V नॉट माइनस V अपॉन V इंटू 100, V माइनस V नॉट अपॉन V नॉट इंटू 100, V माइनस V नॉट अपॉन V इंटू 100। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही। इसी इक्वेशन को आपको इस तरह भी दे सकते हैं, ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका आउटपुट है, यहाँ पे हमने ये ओपन है, लोड नहीं लगाया, ठीक है, ठीक, तो ये जो है आपका V0 नॉट हो जाएगा, और जब यहाँ पे लोड लगा के हम आउटपुट लेंगे वोल्टेज, वो क्या होगा आपका V2 होगा, ठीक। इस इक्वेशन को इस तरह भी दे सकते हैं, E नॉट और V, ठीक। तो अगर इस पे भी दे सकते हैं तो इसको इस तरह भी पूछ सकते हैं, और मैंने वीडियो में बताया भी है, ये दे देंगे आपको क्या, E नॉट माइनस V अपॉन V इंटू 100, ये इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, द रोटर ऑफ अल्टरनेटर रिक्वायर्स, ठीक है, जो देखिए रोटर क्या होता है अल्टरनेटर का, उसमें रोटर की बात करें, इसमें कुछ बातें आप जान लीजिए तभी समझ में आएगा। देखिए रोटर में क्या होता है, जड़त्व का गुण होता है, क्या होता है, जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण होता है, ठीक, जड़त्व का गुण होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अल्टरनेटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको एक्साइट करने के लिए हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, क्या कहते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, या सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रोटर ऑफ द अल्टरनेटर हैज, कह रहा है कि जो रोटर होता है अल्टरनेटर का, उसमें स्लिप क्या होता है उसमें क्या होता है, 4 स्लिप रिंग होती है, 3 स्लिप रिंग होती है, 2 स्लिप रिंग होती है, नो स्लिप रिंग। तो बच्चों क्या होती है, इसमें 2 स्लिप रिंग होती है। और स्क्वायरल केज में आपकी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें आपकी स्लिप रिंग कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, डीसी मोटर है। तो सेल्फ स्टार्टिंग आपकी क्या होगी, इंडक्शन मोटर, ठीक है। डीसी मशीन का योग बना होता है कॉस्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, एल्युमिनियम का। देखिए कोई भी मशीन हो आपकी, डीसी मशीन हो चाहे आपका इंडक्शन मोटर हो, ठीक है, तो सबका योग आपका क्या होगा, हमेशा कॉस्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। डीसी मशीन का कम्यूटेटर बना होता है कॉस्ट आयरन का, कॉपर का, सिलिकॉन स्टील का, एल्युमिनियम का, ठीक है। तो कॉस्ट आयरन का तो आपका योग बन गया, कम्यूटेटर आपका किसका बनेगा, हार्ड रॉक कॉपर का, इन्होंने कॉपर दिया तो कॉपर सही है, और सिलिकॉन स्टील का आपका आर्मेचर बनता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन के कम्यूटेटर का कार्य है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, फ्रिक्शन नन। तो बच्चों यहाँ पे एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन के ब्रश बना होता है कार्बन का, आयरन का, एल्युमिनियम का नन। तो बच्चों कार्बन का भी बना होता है और आपका ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन की वाइंडिंग बनी होती है एल्युमिनियम की, कॉपर की, कार्बन की, नन की। तो वाइंडिंग कोई भी हो बच्चों, हमेशा किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन का आर्मेचर बना होता है, कास्ट आयरन का बनेगा, सिलिकॉन स्टील का बनेगा, कॉपर का बनेगा, एल्युमिनियम का।
तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होगा। डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर प्रचलित करते हैं जनरेटर का भार कम करने के लिए, कोर को कुचालक बनाने के लिए, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, सैथिल हानियों को कम करने के लिए। तो देखिए पटलित मतलब होता है लैमिनेट, ठीक। लैमिनेट हमेशा क्या करते हैं, भंवर धारा को कम करने के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक। और सैथिल हानियों को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए, सीरीज जनरेटर का, शंट जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का, नन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक बूस्टर मतलब जो आपका डीसी सीरीज जनरेटर होता है, ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, एज अ बूस्टर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, सीरीज जनरेटर। किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है, 5ZPN/60A, 5ZZP/100, 5ZPN/10A। तो बच्चों आपका ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका ईएमएफ होता है वो हमेशा एसी जनरेट होता है, कहाँ पे, आर्मेचर में, ठीक। एक डीसी जनित्र का खुला परीक्षण अभिलक्षण उसका अभिलक्षण भी कहलाता है, मैग्नेटिक, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक। तुल्यकालिक मोटर का सॉफ्ट बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, एल्निको का, क्रोम स्टील का, और किसका बना होता है आपका, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो बच्चों ये आपका माइल्ड स्टील का बना होता है, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। एक त्रिकला सिंक्रोनस मोटर में होता है, नो स्लिप होता है, ठीक है, 4 स्लिप होता है, 3 स्लिप होता है, 2 स्लिप होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें जो स्लिप होता है वो किसका उसमें कितने होते हैं, 2 स्लिप होते हैं। और 3 स्लिप आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर में स्लिपिंग ले जाता है, डायरेक्ट करंट ले जाएगा, नो करंट ले जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट ले जाएगा। और तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट करंट डीसी ले जाता है और उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देगा। बना किसका होता है, फास्फर ब्रॉन्ज का। स्लिपिंग किसका होता है, फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक। सिंक्रोनस मोटर की गति होती है, वेरिएबल होती है, कांस्टेंट होती है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होती है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, ये होती है 120 F/P, जिसमें आप क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका पोल्स है, और ये आपका सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है, सीरीज मोटर के समान, इंडक्शन मोटर के समान, अल्टरनेटर और नन। तो बच्चों ये जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है इसकी संरचना आपकी अल्टरनेटर के समान होती है। एक सिंक्रोनस मोटर का टार्क होता है, हाई होता है, जीरो होता है, मॉडरेट होता है, अनडिफाइंड होता है। तो जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो स्टार्टिंग टार्क बेटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक। एक मोटर जो अग्रगामी शक्ति गुणन की तरह पश्चगामी पर भी आसानी से चलाई जा सकती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, नन। देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है ये आपके तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, चाहे आप यूनिटी ले लीजिए, चाहे आप लैगिंग ले लीजिए, चाहे आप लीडिंग ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंक्रोनस मोटर। एक तुल्यकालिक मोटर का आकार निर्धारित किया जाता है, केवी रेटिंग के द्वारा, केवीआर रेटिंग के द्वारा, केडब्ल्यू रेटिंग के द्वारा, नन। तो बच्चों केवी रेटिंग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस संधारित्र की क्षमता समानता किस श्रेणी में होता है, वीएआर, एमवीएआर, केवीआर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एमवीएआर। एक बिना उत्तेजित सिंगल फेज मोटर सिंक्रोनस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, एसी सीरीज मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रिलक्टेंस मोटर। एक सिंक्रोनस मोटर में लोड कोण डैश डैश के साथ बदलता है, लोड ओनली,
लोड और स्पीड, लोड स्पीड पावर फैक्टर नन। तो जो आपका क्या होता है लोड एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है लोड के द्वारा जो के कारण क्या होता है साथ बदलता है। ठीक है। एक सिंक्रोनस मोटर की गति को परिवर्तित किया जा सकता है इसके परिवर्तन द्वारा, एक्साइटेशन के परिवर्तन के द्वारा, लोड के द्वारा, सप्लाई वोल्टेज के द्वारा, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो एक्साइटेशन के द्वारा क्या करते हैं परिवर्तित किया जा सकता है। और जो एक्साइटेशन पे ही आपका जो आपका बैक ईएमएफ होता है ईबी, ये भी एक्साइटेशन पे ही डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर तुल्यकालिक मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है, आकार पर, उत्तेजन पर, गति पर, नन। तो बच्चों एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का कार्य सिंक्रोनस मोटर में होता है शोर कम करना, केवल स्टार्टिंग टार्क विकसित करना, हंटिंग कम करना और स्टार्टिंग टार्क। देखिए क्या होता है जब आपकी सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है तो उसमें ऑक्सीलेशन पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करने लगती है हंटिंग करने लगती है। ठीक, इस हंटिंग को हटाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं और ये हंटिंग कम हो जाएगी और आपका जो मोटर हो जाएगा वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हंटिंग को कम करना और स्टार्टिंग टार्क कम करना। कौन सी हानियां सिंक्रोनस मोटर में ज़्यादा होती है। कॉपर लॉसेज ज़्यादा होते हैं, आयरन लॉसेज ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज ज़्यादा होते हैं, नन। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है बेटा उसमें आपकी आयरन लॉसेज ज़्यादा होते हैं और आयरन लॉसेज को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लॉसेज या इनको हम लोग कोर लॉसेज भी बोलते हैं। ठीक, भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति ठीक है असीमित हो जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है। देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उस पर क्या होता है लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होती है स्थिर होती है जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। और सिंक्रोनस स्पीड मैंने आपको बताई NS इक्वल टू 120F/P। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, आपका सिंक्रोनस स्पीड हो गया। एक तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग होगी जब सप्लाई वोल्टेज घटता बढ़ता है, मोटर पर भार घटता जाता है, भार में परिवर्तन नन। तो क्या होता है जब लोड में चेंजिंग होती है तभी आपका सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है, नन होता है। ठीक है, देखिए स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होता है आपका DC सीरीज मोटर का। और इसका संट का। और स्पीड रेगुलेशन इसका जीरो इसलिए होगा क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती समान होती है, चेंज नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित EMF की गणना के लिए किया जाता है। देखिए आपके हम इसको हम आपको 3 EMF बताते हैं क्वेश्चन। देखिए एक EMF क्वेश्चन होता है आपका E इज इक्वल टू 4 KF KD KP FT5। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक EMF क्वेश्चन ये भी दे देता है आपका क्या 4.44 FT5। एक ये भी क्वेश्चन हो गया आपका EMF का। एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका E इक्वल टू 4.44 KP KD FT5। ठीक है, ये आपके तीनों इक्वेशन आपके EMF को इक्वेशन है किसके अल्टरनेटर। ठीक, तो फिलहाल पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है KVA में होती है, किलोवाट में होती है, किलोवाट आवर में होती है, एम्पियर आवर में। तो एम्पियर आवर में आपकी क्या होगी बैटरी हो गई, किलो डब्ल्यू में आपका क्या होगा मोटर हो गया और जनरेटर हो गया कौन सा DC। KVA में आपका क्या हो गया अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग आपकी केवी में होती है, ठीक। और ये आपकी क्या है, व्यावसायिक इकाई है, ठीक है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, ठीक। और एचपी में भी रेटिंग होती है, मोटर की जो रेटिंग होती है वो एचपी में भी होती है। तो बच्चों आज के लिए बहुत है इतने क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, अपने हो सकेगा तो नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।